हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एक नई सीरीज। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये थर्ड सेमेस्टर लिखा हुआ है, थर्ड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, यानी कि जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर के लिए जो एसएसटी हमारा सब्जेक्ट है, एसएसटी का हम प्रीवियस ईयर क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो सीरीज आपकी रहेगी पूरी की पूरी एसएसटी की सीरीज रहेगी। एसएसटी की सीरीज रहेगी तो एसएसटी के सीरीज में हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है 2016 से लेकर के अब तक जितने भी पेपर 2020 तक के जितने भी पेपर हुए हैं वे सारे पेपर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अपना नया पेपर स्टार्ट करते हैं। एक बार हम समझ लेते हैं कि हम पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर हमारा 2016 का पेपर है, 2016 का हमारा पेपर है, तो आपको पता होगा कि हमारे जो पेपर है उसमें 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं? 3 टाइप से। पहला हमारा वस्तुनिष्ठ होता है जिसको हम बहुविकल्पी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अति लघु उत्तरीय आता है और लास्ट में कह सकते हैं कि जो हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है वो आता है। तो ये 3 टाइप के हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो हम सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, हम थोड़े थोड़े करके डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम पहले वस्तुनिष्ठ के डालेंगे, कुछ क्वेश्चंस फिर हम क्या करेंगे, अति लघु उत्तरीय के डालेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन लघु उत्तरीय के डालेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें आपको दिख रहा होगा, पहला ही हम लिखे हैं बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला हमारा क्वेश्चन है कि बाबर नामा बाबर द्वारा लिखित एक, अब ऑप्शन हम पढ़ते हैं। पहला महाकाव्य है, बी फिर हमारा क्या ऑप्शन है, कविताओं का संकलन है, ऑप्शन सी आत्मकथा है और ऑप्शन डी क्या लिखा हुआ है, धार्मिक पुस्तकें। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन हम आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो बाबरनामा लिखा था वो वास्तविक रूप से, ये क्वेश्चन एक तरीके से देखा जाए तो गलत पूछा हुआ है। क्यों गलत पूछा हुआ है? क्योंकि बाबर द्वारा जो किताब लिखी गई थी, बाबर ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था उसका? तुजुक ए बाबरी। ठीक है, क्या नाम था उसका? तुजुक ए बाबरी नाम था। तो ये तो किताब बाबरनामा जो है वो तो बाबर द्वारा लिखा ही नहीं गया है, लेकिन फिर भी हमारे सेमेस्टर में ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस हिसाब से मतलब बाबरनामा जो है वास्तविक रूप से ये बाबर की आत्मकथा है। क्या है इसमें? बाबर की आत्मकथा है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर स सही होगा, या हम इसको कह सकते हैं सी सही होगा। ठीक है, देखिए अभी तो हम आपको बताएं कि बाबर ने तुजुक ए बाबरी लिखा था, तो तुजुक ए बाबरी जो है ये बाबर की आत्मकथा है। और ये जो इसकी भाषा है, तुजुक ए बाबरी की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? तुर्की भाषा है। ठीक है, तुर्की भाषा है। लेकिन अब ये देखेंगे आप लोग, जो बाबरनामा है, जब मुगल साम्राज्य में एक शासक हुआ, उस शासक का क्या नाम था? अकबर। ठीक है, अकबर ने क्या किया कि जो ये बाबरनामा था उसका इसने अनुवाद करवा दिया फारसी भाषा में। सॉरी, ये तो जो तुजुक ए बाबरी था इसका अनुवाद किसमें करवा दिया? फारसी भाषा में करवाया। किसने करवाया? अकबर ने करवाया। ठीक है, अकबर ने करवाया। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि अकबर ने किसके माध्यम से ये अगर तुजुक ए बाबरी का अनुवाद बाबरनामा में करवाया था फारसी भाषा में। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है कि कन्नौज के युद्ध में, कन्नौज का युद्ध आप लोग के माइंड में आ जाना चाहिए, किसके किसके बीच में हुआ था? कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। क्योंकि देखिए, अब कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? पहला चीज तो कन्नौज का जो युद्ध हुआ था, कन्नौज का जो युद्ध हुआ था, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी स्क्रीन पे अच्छी नहीं है, कुछ टाइम के बाद जब प्रैक्टिस होगा तो सही हो जाएगा। देखिए, जो कन्नौज का युद्ध हुआ था ये शेर शाह सूरी, किसके किसके बीच में हुआ था? शेर शाह सूरी और इसके बाद ही एक योद्धा हमारे कौन थे? हुमायूं। इन दोनों के बीच में हुआ था, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। तो इसमें हुमायूं जो है वो पराजित क्यों हुआ था? एक चीज क्लियर करते चलिएगा आप लोग कि कन्नौज के युद्ध को ही हम क्या कहते हैं? बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं।
कहाँ का युद्ध कहते हैं? बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। और बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कब जीता गया था या लड़ा गया था कह सकते हैं? तो ये युद्ध लड़ा गया था 1540 में। कब लड़ा गया था? 1540 में लड़ा गया था। तो देखिए ऑप्शंस हमारे क्या है? पहला ऑप्शन है कि शेर शाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी। तीसरा ऑप्शन है कि हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी। और लास्ट में हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हुआ है कि बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हो गया। ठीक है चलिए देखिए, जैसा आप लोग को पता होगा कि जब मुगल हमारे यहाँ आए तो मुगल अपने साथ तोप ले आए, तोप खाने का प्रयोग करना शुरू किए। ठीक है, तोप खाने का प्रयोग करना शुरू किए। तो जो हुमायूं जो था वो भी एक मुगल था, तो हुमायूं के पास भी तोप खाने थे। ठीक है, यानी कि तोप खाने का, तोप का प्रयोग अच्छी तरीके से हुमायूं भी जानता था। तो इसमें क्या हुआ कि जो कन्नौज का युद्ध होने वाला था, आमने सामने सेना पूरी सजी हुई थी, दोनों सेनाएं लड़ने के लिए तैयार थी और लड़ भी रही थी। तो उसी टाइम पे क्या हो जाता है कि बारिश हो जाता है, और बरसात हो जाने के कारण जितने भी तोप खाने होते हैं या तोप की जितनी भी व्यवस्था होती है वो सब क्या हो जाती है? व्यर्थ हो जाती है। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बारिश के सीजन में अगर आप माचिस जला रहे हैं या फिर दिवाली का टाइम आता है हम पटाखे जलाते हैं, उसमें शीलन रहता है तो वो नहीं जलता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब पूरे तोप खाने पर पानी पड़ गया, पूरा तोप जो है वो खराब हो गया, तो हुमायूं जो पूरा अपना एक अरेंज करके आया था कि हम कैसे कैसे लड़ेंगे, तो तोपों के खराब हो जाने के कारण वो पूरी तरीके से कन्नौज के युद्ध में क्या हो गया? हार गया। ठीक है, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट डाउन आप इसको कर लीजिएगा कि कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद ही क्या हुआ कि शेर शाह जीत गया और शेर शाह ने एक वंश की स्थापना की। ठीक है, तो उस वंश कौन से वंश की स्थापना की थी? आप ये कमेंट बॉक्स में करके हमको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि शेर शाह ने कन्नौज के युद्ध के बाद कौन से वंश की स्थापना की। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही होगा, या आपके इसमें लिखा हुआ है द, तो इस तरीके से हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। लिखा है कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, आप इस कोटेशन को ध्यान से पहले पढ़ेंगे, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। ठीक है, यह शब्द शेर शाह ने कहा। किसने कहा? शेर शाह ने कहा। किस युद्ध के बाद कहा? इसमें देखिए पहला हमारा ऑप्शन दिया है हुमायूं से चौसा युद्ध के बाद, नेक्स्ट मालदेव से युद्ध करने के बाद, हमारा सी ऑप्शन सही है, सॉरी सी ऑप्शन है राय सिंह की विजय के बाद, और हमारा डी ऑप्शन है कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए आप इसको एक तरीके से सोचिए कि ऐसा कौन सा योद्धा हो सकता है। देखिए यहाँ पे जाहिर सी बात है कि शेर शाह की बात कही जा रही है, तो चौसा के युद्ध में हुमायूं से युद्ध तो हुआ। ठीक है, और आप ये भी देख रहे हैं कि कन्नौज के युद्ध में हुमायूं हार गया, तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं जहां तक, तो ऑप्शन ए नहीं सही होगा। चलिए हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि ये मालदेव का युद्ध हम कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं मारवाड़ का युद्ध। मालदेव के युद्ध को हम क्या कह सकते हैं? मारवाड़ का भी युद्ध कह सकते हैं। ठीक है, तो मारवाड़ का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1544 ईस्वी में। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में हुआ था। ध्यान से देखिएगा आप लोग, मालदेव को ही हम क्या कह रहे हैं? मारवाड़ कह रहे हैं। और कब हुआ था? 1544 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच में यह युद्ध हुआ था? तो ये देखिए मालदेव जो थे वो मारवाड़ के शासक थे। ठीक है, मालदेव कौन थे? मारवाड़ के शासक थे। तो मालदेव और शेर शाह के बीच में युद्ध हुआ। मालदेव एक जो कह सकते हैं कि राजपूत थे। ठीक है, मालदेव राजपूत थे। तो मारवाड़ के युद्ध में क्या हुआ कि जो शेर शाह थे वो पूरी तरीके से लगभग मारवाड़ के राजा मालदेव से हार चुके थे। ठीक है, तो अफगान सेना जितनी भी थी, अफगान सेना शेर शाह सूरी की, वो सब एकदम उनके छक्के छूट गए, वो पूरी तरीके से भागने को आ गए। तो इस तरीके से राजपूतों के शौर्य को देख करके शेर शाह इतना प्रभावित हुआ कि इसने
ये सेंटेंस बोला कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए, यानी कि सिर्फ एक छोटे से मारवाड़ के लिए मैं लगभग पराजित होने वाला था, यानी कि मैं अपने पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य क्या था, खोने वाला था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन सही होगा, तो तीसरे का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग के समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, समझ आ रहा है तो बिल्कुल बताइएगा। और हाँ, देखिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, अगर आप बीटीसी, टेट, डीएलएड जो भी सीटेट वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम आपको एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दें और एक अच्छा हम तैयारी कर सके अपने फ्यूचर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इबादत खाना का निर्माण कराया था। आप लोग सोचिए इबादत खाना क्या था और किसने निर्माण कराया। फटाक से आप लोग इसका आंसर दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। चलिए, हाँ, अब मैं बता देती हूँ आप लोग को कि जो इबादत खाना है, ठीक, पहले नंबर ये जान लीजिए कि इबादत खाना जो है वो एक पूजा का स्थान है। क्या है? इबादत खाना एक पूजा का स्थान। तो देखिए इस इबादत खाने का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। पहले जान लेते हैं कि इबादत खाना क्या था। देखिए अकबर जो था वो आप लोगों को पता होगा कि ये एक हिंदू राजा के दरबार में पैदा हुआ था। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो एक तरीके से हिंदुओं के प्रभाव में रहा। जैसे कि आप देखेंगे कि वो विवाह भी हिंदू रानी से किया था बाद में चल करके, और वो काफी समय तक हिंदू राजा के संरक्षण में रहा, तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर हिंदुओं का प्रभाव रहा। तो धीरे धीरे अकबर को एक चीज समझ में आया कि खुद को बहुत दिन तक राजा बनाए रखने के लिए, यानी कि प्रजा के बीच में खुद को एक अच्छा राजा सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहली चीजें जो है ये धर्मनिरपेक्षता चाहता था। क्या चाहता था? धर्मनिरपेक्षता। यानी कि धर्मनिरपेक्षता यानी कि इसने एक चीज चेक किया, देखा इसने कि सभी धर्म लगभग एक ही बात कहते हैं, बस अलग अलग तरीके से कहते हैं। वही चीज इसने क्या किया कि धर्मनिरपेक्षता को देखते हुए इसने एक नया धर्म बनाया, और उस धर्म को क्या बोलते हैं? दीन ए इलाही। क्या बोलते हैं? दीन ए इलाही। ठीक है, तो इसने ये नया धर्म बनाया। इसके बाद इसने क्या किया कि अब इबादत खाना भी चाहिए। इबादत खाने का मतलब कि जहां पर सभी धर्म के पंडित जी लोग इकट्ठा होंगे, सभी धर्म के जो जानकार होंगे वो इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा होकर के धर्म पे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, धर्म पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक मीटिंग हॉल था, धर्मों के लिए एक मीटिंग हॉल था, जहां पर लोग धर्म गुरु लोग बैठ करके आपस में चर्चाएं करती थी। तो इबादत खाना का निर्माण जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने कब करवाया था? 1575 में करवाया था। आप लोग सन नोट डाउन करते चलिएगा। 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि मराठों का सर्वाधिक उत्थान कब हुआ। जो मराठा साम्राज्य था उसमें मराठों का सर्वाधिक उत्थान कब हुआ था? तो ये शासन काल दिया हुआ है। पहला हमारा ऑप्शन है संभाजी के काल में, ऑप्शन बी शिवाजी के काल में, ऑप्शन सी साहू जी के काल में, और ऑप्शन डी शाह जी के काल में। ठीक है, तो देखिए जब हम देखते हैं शिवाजी को, ठीक है, शिवाजी को देखते हैं तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा जो मराठा का साम्राज्य है या मराठों का उत्थान है वो किसके शासनकाल में हुआ था? शिवाजी के ही शासनकाल में हुआ था। शिवाजी ने बहुत सारे युद्ध मुगलों से लड़े, तो ऐसे धीरे धीरे इन्होंने हिंदुत्व की एक भावना पूरे राष्ट्र में फैलाने की कोशिश की, और मराठों का सर्वाधिक उत्थान इन्होंने ही किया। तो इस तरीके से हमारा पांचवे का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, या हम ब कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलय नीति का संबंध है। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, ये मॉडर्न हिस्ट्री से दिया हुआ है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश कंपनी के बारे में, बहुत सारे ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल के बारे में सुनने को मिलेगा, और बहुत सारे कह सकते हैं कि ऐसे एक तरीके से शासकों के बारे में सुनने को मिलेगा कि जो पूरे तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरीके से बहुत ज्यादा उठाना चाहती थी। ठीक है, तो देखिए विलय नीति की बात हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी चीज को मिलाने की बात हो रही है। ठीक,
तो जितने भी हिंदू राजा थे, ठीक है, जितने भी हिंदू राजा थे उन्होंने हिंदू राजा या कह सकते हैं हिंदुस्तान के राजा, ठीक है, एक तरीके से हम लिख देते हैं भारत के राजा, ठीक है, जितने भी भारत के राजा थे वो कभी भी कोई नीति ला करके किसी राजा को मिलाने की कोशिश नहीं की, वो डायरेक्ट हमला करते थे और दूसरे राजा को अपने में मिला लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा नाना साहब, टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये सभी लोग भारत के ही राजा थे। लेकिन इसमें ऑप्शन बी आप देखेंगे तो ऑप्शन बी में आपको लॉर्ड डलहौजी मिलता है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी जो था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत आया था और इसने ही विलय नीति लाई थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डलहौजी था इसने विलय नीति लाया। क्या लाया? विलय नीति लाया। और ये विलय नीति किसके लिए लाया था? ये विलय नीति लाया गया था भारत के राजाओं के लिए। किसके लिए लाया गया था? भारत के राजाओं के लिए। यानी कि जो भारत के राजा लोग हैं उनको हम किसी न किसी माध्यम से अपने साम्राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी में, किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या करेंगे? मिला लेंगे, ठीक है। तो ये लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से है, संसद से तात्पर्य है, ठीक। तो आप लोग को जाहिर सी बात है कि आप लोग बीटीसी कर रहे हैं, संसद तो पता ही होगा आप लोग को कि संसद किसे कहते हैं। तो चलिए देखिए, आप लोग को पता होगा कि जो हमारा संसद भवन है, ठीक है, जो हमारा संसद भवन है वो कहाँ पर है? ये आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे, ये हम आपको नहीं बताने वाले। तो संसद भवन जो है वो, उसमें हमारे सभी संसद होते हैं, संसदों की बैठक होती है। ये 3 लोगों से मिलकर के बनता है। संसद 3 लोगों से मिलकर के बनता है। एक हमारा होता है लोकसभा, दूसरा हमारा होता है राज्यसभा और तीसरा हमारा क्या होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। यानी कि जो संसद का निर्माण होगा, संसद से तात्पर्य हम रखते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला करके रखते हैं। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे मैं 8वें नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? क्योंकि मैं आपसे बोली हूं कि जो हमारे क्वेश्चंस होंगे पर ईयर वो हम काफी अच्छे से डिस्कस करते चलेंगे, वो हम एक वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाता है, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो गांव से बिलोंग करते हैं जहां नेट अच्छे से नहीं चल पाता, वो वीडियो को डाउनलोड नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, तो इसीलिए। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो अति लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर पे 16वां नंबर करके आएगा, इसमें पूछा गया है कि भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई, ठीक। चलिए देखिए, एक युद्ध हुआ था। वो युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। 1526 में हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत, देखिए कहीं कहीं पत भी मिलता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 2 लोगों के बीच में हुआ था। एक हमारे थे बाबर और दूसरी तरफ थे इब्राहिम लोदी। कौन थे? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी की हत्या करके बाबर ने क्या किया था? मुगल वंश का स्थापना किया, ठीक। तो चलिए थोड़ा बहुत और चीजें जान लेते हैं। जैसा कि देखिए, जो बाबर था, ये बाबर आया कहां से था भारत में? तो बाबर जो था वो पहले फरगना का शासक था। कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। और फरगना जो है ये हमारे मध्य एशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य एशिया में पड़ता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी आप जान लीजिए कि जो बाबर था वो 2 बहुत बड़े वंशों से बिलोंग करता था। एक तरीके से कह सकते हैं कि तैमूर लंग का भी वंशज था और चंगेज खां का भी वो वंशज था। यानी कि माता पिता की तरफ से वो इस तरीके से तैमूर लंग और चंगेज खां के वंशज थे, ठीक। दूसरी चीज, एक चीज और आप नोट डाउन करिएगा, जो मुगल थे, मुगल जो थे, मुगल को हम लोग कहते हैं चगतई तुर्क। क्या कहते हैं? चगतई तुर्क कहते हैं। तो ये बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके सुपर टेट लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि मुगल कौन से तुर्क कहलाते हैं। तो मुगल कौन से तुर्क कहलाते हैं? चगताई तुर्क कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का और आंसर आप देख लीजिए। मुगल वंश की नींव किसने डाली थी? तो मुगल वंश की नींव भारत में बाबर ने डाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? क्वेश्चन अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ठीक, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो हुआ था, एक चीज आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि जो शेरशाह सूरी था ना, शेरशाह सूरी अगर मरा ना होता तो कभी भी मुगल वंश पूरी तरीके से भारत में स्थापित नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि ये जो शेरशाह सूरी था, इतना बड़ा अड़चन वो बार बार डालता था हुमायूं के सामने कि हुमायूं उनसे बिल्कुल परास्त हो चुका था। तो ये जो चौसा का युद्ध हुआ था, ये 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है, इसे युद्ध में सबसे पहले बार, यानी कि कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा टाइम था भारत में कि हुमायूं को क्या होना पड़ा? पराजित होना पड़ा। यानी कि पहली बार चौसा का युद्ध ऐसा था कि जहां पर हुमायूं को पराजय का मुंह देखना पड़ा, वो पराजित हो गया। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? शेरशाह के बचपन का नाम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब इसका हम आंसर आपको बताते हैं। जो शेरशाह था, ये हसन खां नाम के एक कह सकते हैं कि जागीरदार थे, जो जौनपुर के जागीरदार थे। क्या नाम था? हसन खां। हसन खां। और ये कहाँ के जागीरदार थे? जौनपुर के जागीरदार थे। जौनपुर के जागीरदार थे। तो इन्हीं के पुत्र थे कौन? शेरशाह। ठीक है, शेरशाह का जो वास्तविक नाम था बचपन में, वो फरीद था। इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद था। फरीद था। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। अब इनको शेरशाह नाम कैसे मिला? तो देखिए, दक्षिण बिहार के एक सूबेदार थे। कहाँ के सूबेदार थे? दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार के एक सूबेदार थे जिनका नाम था बहार खां लोहानी। क्या नाम था? बहार खां लोहानी। ठीक है, तो बहार खां लोहानी ने क्या किया कि एक दिन देखा कि जो फरीद है वो एक शेर को मार डालता है। ठीक है, किसको मार डालता है? एक शेर को मार डालता है। वो गए थे ये लोग जंगल में शिकार उकार करने, तो वहां पर क्या किया कि एक शेर को मार डाला। तो बहार खां लोहानी ने क्या किया कि फरीद को शेर शाह की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? शेर खां की वैसे उपाधि दी थी। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन इसको कर लीजिए कि शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था और इसको शेरशाह नाम किसने दिया था? तो बहार खां लोहानी ने दिया था। ठीक है, आई थिंक आपको आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट्स हैं आपके, वो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक, बाकी के जो क्वेश्चंस हमारे हैं, बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको हम 3 पार्ट में सारे वीडियोस को रखेंगे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जितने लघु उत्तरीय आपके क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं कहीं ना कहीं आपको एक बार शॉर्ट फॉर्म में ही समझाते चलूँ, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। और बहुत ये टाइम ऐसा था कि आप लोग की पढ़ाई नहीं चल पाए, कोरोना की वजह से सारे बच्चे कॉलेज अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो हमें पता है कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम कैसे देंगे। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलेंगे। उसके पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोग को देना चाहती हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक लिंक आपको दिख रहा होगा, लिंक नहीं, एक इमेज है,
ये आपको दिख रहा है जिसमें सत्यम क्लासेस लिखा हुआ है, ये हमारा यूट्यूब का एक तरीके से ऐप है। ठीक है, यूट्यूब चैनल तो हमारा चल ही रहा है, ये हमारा ऐप है जिसपे हम डीएलएड जो हमारा सेमेस्टर है, डीएलएड के हमारे जितने सेमेस्टर है, डीएलएड के जितने सेमेस्टर है फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक के, ठीक है, तो सारे कोर्स आपको इस ऐप पर मिलने वाले हैं। सारे कोर्स हम पेड कोर्स बना रहे हैं, सारे कोर्स आपको मिलेंगे। तो जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर है, जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर है, ठीक है, वैसे देखिए थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम तो अभी नहीं हुआ, लेकिन क्या पता कि सरकार क्या करे, शायद प्रमोट करके फोर्थ करा ले, या ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड का भी एग्जाम कराए और जस्ट 1 महीने बाद फोर्थ का भी एग्जाम कराए। तो आपके पास तो टाइम है नहीं कि आप क्लास अटेम्प्ट करो। तो हम लोगों ने क्या किया है कि फोर्थ सेमेस्टर का पेड कोर्स बनाया है। ठीक है, पेड कोर्स फोर्थ सेमेस्टर का डिजाइन किया है, जो आपका अप्रैल तो खत्म होने वाला है, 1 मई, ठीक है, 1 मई से ये लॉन्च हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा पेड कोर्स आपको हमारे इस ऐप पर मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, आप इसको और भी अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए ताकि सब लोग इसको देख सके। और फर्स्ट टू फोर्थ हम पूरे सेमेस्टर की इस पे तैयारी करवाएंगे, साथ ही साथ हम बाद में थोड़ा और चल करके आगे हम इस पे टेट के लिए भी तैयारी करवाएंगे। जो हमारा सुपर टेट है, सुपर टेट, इसके लिए भी हम तैयारी करवाएंगे, सीटेट वगैरह के लिए भी तैयारी करवाएंगे। यानी कि कह सकते हैं कि टीचिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्स होंगे आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।